सोचिए, भारत का पहला महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य ढह चुका था और अपने पीछे वो छोड़ गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम। अब इसके बाद के जो 500 साल थे ना, वो पूरी तरह उथल-पुथल, नए राजवंशों के उदय और उत्तर पश्चिम से आए आक्रमणकारियों की लहरों से भरे थे। तो आज हम इसी जटिल लेकिन बेहद आकर्षक मौर्योत्तर काल को समझने वाले हैं, वो भी सीधे परीक्षा के नजरिए से। तो इस दौर को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि उत्तर भारत में कौन से राजवंश थे और साथ ही विदेशी आक्रमणकारी कौन-कौन थे। इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, सातवाहनों की शक्ति को समझने, और आखिर में देखेंगे कि इन सब ने मिलकर भारत को क्या कल्चरल लेगेसी दी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, मौर्योत्तर काल एक परिचय। ये दौर ना विखंडन और संलयन मतलब फ्रैगमेंटेशन और फ्यूजन का एक नया युग था। एक तरफ पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और दूसरी तरफ नई नई संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं। तो सवाल उठता है कि ये मौर्योत्तर काल आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये मौर्य साम्राज्य के खत्म होने और गुप्त साम्राज्य के शुरू होने के बीच का लगभग 500 साल का पीरियड है। मतलब करीब करीब 200 बीसीई से 300 सीई तक का समय। ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का पॉलिटिकल और कल्चरल मैप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, इस पूरे दौर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो पैरेलल कहानियों की तरह देखना। कहानी नंबर 1 चल रही थी भारत के दिल में, जहां शुंग, कण्व और सातवाहन जैसे अपने देशी शासक मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर अपनी ताकत बना रहे थे। और ठीक उसी समय कहानी नंबर 2 चल रही थी उत्तर पश्चिम के दरवाजे पर, जहां से हिंद, यवन, शक और कुषाण जैसे विदेशी समूहों भारत में दाखिल हो रहे थे अपनी एक नई दुनिया बसाने, अपनी किस्मत आजमाने। तो चलिए अब पहली कहानी पर फोकस करते हैं, यानी उत्तर भारत के राजवंशों पर। मौर्यों के ठीक बाद गंगा के मैदानी इलाकों में शुंग वंश ने सत्ता संभाली। उनके बाद थोड़े समय के लिए कण्व वंश भी आया, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा शुंग वंश पर। अब शुंग वंश की शुरुआत की कहानी काफी ड्रामेटिक है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ का ही सेनापति था, और फिर 185 बीसीई में उसने सबके सामने एक मिलिट्री परेड के दौरान अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी, और बस वहीं से शुंग वंश की नींव रखी गई। ये मगध के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। शुंग शासन को ना अक्सर ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान या ब्राह्मणिकल रिवाइवल का दौर कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने वैदिक यज्ञों जैसी परंपराओं और खासकर संस्कृत भाषा को फिर से बढ़ावा दिया, उन्हें राजकीय संरक्षण दिया। ये वो चीजें थी जिन्हें मौर्यकाल में उतनी तवज्जो नहीं मिली थी। और इसी दौर का एक बहुत बड़ा सबूत है पतंजलि का महान व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य, जो बताता है कि संस्कृत का महत्व कितना बढ़ गया था। लेकिन यहीं पर इतिहास बड़ा दिलचस्प हो जाता है, एक पहेली की तरह। देखिए, एक तरफ दिव्यावदान जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर बहुत अत्याचार करता था, पर दूसरी तरफ जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं तो पता चलता है कि उसी के राज में सांची और भरहुत जैसे महान बौद्ध स्तूपों की मरम्मत हुई, उन्हें और भी भव्य बनाया गया। अब ये जो विरोधाभास है ना, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो ये थी उत्तर भारत की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, यानी उत्तर पश्चिम में। देखते हैं कि वहां विदेशी आक्रमणों की एक के बाद एक लहर ने कैसे एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल और कल्चरल सीन बना दिया। और ये जो क्रम है, इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आए हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक्स, फिर आए शक, उनके बाद पहला या पार्थियन, और आखिर में आए सबसे ताकतवर कुषाण। ये सीक्वेंस, ये क्रम एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन सभी ग्रुप्स में जो सबसे डोमिनेंट फोर्स बनकर उभरे वो थे कुषाण। इन्होंने एक इतना विशाल साम्राज्य बनाया जो उस समय की ग्लोबल सुपर पावर्स जैसे रोमन एम्पायर और चीन की बराबरी करता था। और जब हम कुषाणों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, सम्राट कनिष्क। उनका शासन 78 सीई में शुरू हुआ और यही साल शक संवत की शुरुआत भी माना जाता है। उनकी 2 राजधानियां थी, एक थी पुरुषपुर जिसे आज हम पेशावर कहते हैं, और दूसरी थी मथुरा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े ट्रेड हाईवे मशहूर सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था।
अब आप सोच ही सकते हैं कि इससे उनके खजाने में कितना पैसा आता होगा। कनिष्क का इम्पैक्ट ना हर फील्ड में था। अगर धर्म की बात करें तो उन्होंने कश्मीर में चौथी बौद्ध काउंसिल करवाई, जिसने महायान बौद्ध धर्म को एक नया आकार दिया। आर्ट की बात करें तो गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट उनके संरक्षण में ही फले फूले। लिटरेचर में उनके दरबार में अश्वघोष और चरक जैसे बड़े बड़े विद्वान थे। और इकोनॉमी, उनके चलाए हुए हाई प्योरिटी वाले सोने के सिक्के ही उनकी समृद्धि की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। चलिए अब उत्तर से अपना फोकस हटाकर थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, दक्कन के पठार पर, क्योंकि जब उत्तर में ये सब हो रहा था उसी समय दक्षिण में एक और बड़ी ताकत राज कर रही थी। और ये थे सातवाहन, एक बहुत ही शक्तिशाली देशी राजवंश जिन्होंने दक्कन पर 300 से भी ज्यादा सालों तक शासन किया। इसकी नींव रखी थी सिमुक ने, और पुराणों में इन्हें आंध्र भी कहा जाता है। तो जब उत्तर में उथल पुथल मची हुई थी, तब सेंट्रल और साउथ इंडिया में सातवाहन एक स्टेबल और मजबूत पावर बने हुए थे। सातवाहनों की कई बातें उन्हें बाकियों से अलग करती हैं। पहली, उनका समाज शायद मात्र सत्तात्मक था। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके राजा अक्सर अपने नाम से पहले अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। दूसरी खास बात, वो पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीरें छपवाईं। और खासकर उनके सीसे यानी लेड के सिक्के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक और चीज, नानाघाट का शिलालेख, जो भारत में लैंड ग्रांट्स यानी भूमि दान का सबसे पहला सबूत माना जाता है, वो भी उन्हीं के समय का है। तो हमने देशी राजा देख लिए, विदेशी आक्रमणकारी देख लिए। अब सवाल यह है कि इस पूरे उथल पुथल और बदलाव के दौर का आखिर में नतीजा क्या निकला? इसकी स्थायी विरासत क्या थी? चलिए अब इसकी कल्चरल लेगेसी को देखते हैं, जो असल में एक सिंथेसिस, एक संश्लेषण का युग था। इस दौर के कल्चरल फ्यूजन का सबसे अच्छा उदाहरण इसकी कला में दिखता है। 2 मेजर आर्ट स्कूल थे। एक गांधार कला, इस पर ग्रीक यानी यूनानी प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसमें ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था और बुद्ध की मूर्तियों में भी ग्रीक फीचर्स दिखते हैं। और दूसरा मथुरा कला, ये पूरी तरह से स्वदेशी यानी इंडिजिनस स्टाइल थी। इसमें लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और इसमें सिर्फ बौद्ध ही नहीं बल्कि जैन और ब्राह्मण धर्मों से जुड़ी मूर्तियां भी बनाई गईं। तो इस पूरे दौर का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल कियोस्क का समय नहीं था, बल्कि ये जबरदस्त कल्चरल क्रिएटिविटी का दौर था। इसी समय महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ। संस्कृत लिटरेचर फिर से जीवंत हो उठा। रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड अपने चरम पर था। और सबसे जरूरी बात, बाहर से आए लोग धीरे धीरे भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। और इसी मिलजोल से एक ऐसी मिलीजुली, एक कॉम्पोजिट कल्चर का जन्म हुआ जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत की नींव को और मजबूत कर दिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या मौर्यों के पतन को सिर्फ एक साम्राज्य के टूटने, उसके विखंडन के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर इसे एक ऐसे डायनामिक युग की तरह देखना चाहिए जहां इस उथल पुथल से एक नए और ज्यादा अमीर कल्चरल सिंथेसिस का जन्म हुआ? सोचेगा जरूर।